वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ आकाश हैदर पॉडकास्ट। आज मेरे साथ मौजूद है बहुत ही प्यारे दोस्त जो ई कॉमर्स की इंडस्ट्री में एक स्ट्रॉन्ग वॉइस हैं। स्टाइलो शूज़ में हेड ऑफ ई कॉमर्स हैं। जनाब मेरे साथ मौजूद हैं सैयद जहांगीर अली। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच कि आपने हमें टाइम दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे बुलाया और यहाँ पे बैठने का मौका दिया। ये बताएं कि आप कैसे ई कॉमर्स इंडस्ट्री में एंटर हुए। अच्छा, मेरा जो जर्नी है ना वो बड़ा, क्या कहना चाहिए कि एक तरीके से बड़ा सरप्राइजिंग है। मेरी जो एजुकेशन है, अगर मैं वहाँ से स्टार्ट करूँ तो मैंने मैट्रिक किया साइंस से। फिर किसी ने कहा कि जी प्री इंजीनियरिंग का बड़ा स्कोप है, इंजीनियरिंग में चला गया। इंजीनियरिंग करते करते कुछ अपने गोल्स बनाए, वो गोल्स अचीव करने गया, वो हो नहीं सके तो बड़ा डिसहार्ट हुआ। फिर कोई मिल गया, उसने कहा जी एक काम करो सीए कर लो, बड़ा स्कोप है। मैंने कहा कर लेते हैं। मैं सीए करने की तरफ चला गया। सीए करते 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 कुछ उसमें भी अल्लाह ताला ने बहुत तरक्की दी, लेकिन एक जगह पे आके वहाँ पे भी स्टक हो गया। फिर मैं सोचने लगूँ कि मैं क्या करूँ। फिर किसी ने कहा कि यार मार्केटिंग पढ़ लो, बड़ा स्कोप है। तो फिर मैंने मार्केटिंग पढ़ना शुरू कर दी। जब मार्केटिंग पढ़ी ना, उस वक्त तक थोड़ी सी उम्र पुख्ता हो गई थी। फिर ये था कि किसी की सुनी सुनाई पे अपना डिसीजन नहीं लेना। अब आपने अपना जो जो भी फैसला लेना है ना, वो खुद से लेना है। तो मैं साइंस पढ़ चुका था, मैं इंजीनियरिंग पढ़ चुका था, मैं कॉमर्स पढ़ चुका था, मैं मार्केटिंग पढ़ चुका था। तो मैंने फिर डिसाइड किया कि यार इन सब में जो मेरा इंटरेस्ट है ना, वो है मार्केटिंग के अंदर, और स्पेसिफिकली डिजिटल मार्केटिंग के अंदर। तो फिर मैंने उसी तरह की अपॉर्चुनिटीज़ एक्सप्लोर करना शुरू की कि यार कौन सी ऐसी इस वक्त कंपनी है कि जो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर एक्सेल करती है, कि जहाँ पे जाना मेरे लिए फ़ायदेमंद होगा। तो मुझे मौका मिला, ट्रेड की नाम की एक कंपनी थी जो कि पाकिस्तान का लार्जेस्ट ऑनलाइन B2B प्लेटफॉर्म था। जैसे कि चाइना के अंदर अलीबाबा है, यहाँ पे ट्रेड की था, और एक वक्त पे ट्रेड की अलीबाबा को टक्कर देता था। मतलब बिल्कुल नेक टू नेक दोनों का ना मुकाबला हुआ करता था। तो वहाँ पे इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी मिली। वहाँ से मैंने फिर अपनी डिजिटल मार्केटिंग की जो जर्नी थी वो स्टार्ट की एज एन एसईओ सीखी। वहाँ पे वेबसाइट्स के ऊपर हम एसईओ करते थे, चाइनीज़ प्रोडक्ट्स के ऊपर। वो करते 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 फिर अल्लाह ताला ने मौका दिया कि मुझे जंग ग्रुप से एक अच्छी ऑफ़र आई। मैंने वहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग के अंदर काम किया। फिर डिजिटल मार्केटिंग के अंदर ही काम कर रहा था तो मैंने सोचा यार क्यों ना इस मार्केटिंग के एक्सपोजर को थोड़ा सा चेंज किया जाए, ई कॉमर्स की तरफ आएँ। तो उस तरफ थोड़ा सा अपना माइंड शिफ्ट किया। तो गुल अहमद में अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली। गुल अहमद को ज्वाइन किया, वहाँ पे ई कॉमर्स डिपार्टमेंट के अंदर चीज़ें करना शुरू किया आहिस्ता आहिस्ता। मैंने वो ज्वाइन किया तो 2018-19 के अंदर। अभी वहाँ पे जर्नी स्टार्ट ही हुआ था कि कोविड आ गया। अच्छा, जब कोविड आया ना, तो कोविड ने एक अजीब सी मार्केट के अंदर कैफियत पैदा कर दी। आपका ऑफलाइन बंद हो गया, सारे दुकानें बंद हैं, ऑनलाइन की अचानक से चांदी हो गई। वो रेवेन्यू जो हमारा 1 मिलियन 2 मिलियन आता था दिन का, वो 10 मिलियन पे चला गया, 15 मिलियन पे चला गया। अब हम सब परेशान होते थे कि यार हम एक लिमिटेड टीम है, जाहिर सी बात है उस वक्त के रेवेन्यू के हिसाब से टीम थी, लेकिन अब तो काम ट्रिपल ट्रिपल हो गया, क्या करें। ड्यूटीज़ असाइन की गई सबको, एक्स्ट्रा ड्यूटीज़ कि भाई तुमने ये काम भी करना है, तुमने ये काम भी करना है। तो वहाँ पे फिर मैंने ई कॉमर्स के जो ऑपरेशंस हैं, किस तरीके से मार्केटिंग होती है, क्या होता है। फिर एक और जो क्या कहना चाहिए कि मौका मिला काम करने का, वो ये था कि जो गुल अहमद के बजट्स थे वो बहुत ज़्यादा थे। हम दिन का 1-1 करोड़ रुपए स्पेंड कर रहे होते थे मेटा के ऊपर, गूगल के ऊपर। जब आप कम बजट स्पेंड करते हैं ना, तो अच्छे रिजल्ट्स लाना बहुत आसान होता है। लेकिन वही रिजल्ट्स जब आप बड़े मार्केटिंग बजट के अंदर लेके आते हैं ना, तब कमाल होता है। कम बजट के अंदर रिजल्ट्स लाना बहुत आसान है, लेकिन बहुत ज़्यादा बजट के अंदर वही रिजल्ट्स लेके आना बहुत मुश्किल काम है। तो वहाँ पे बजट्स भी बहुत ज़्यादा थे। फिर वो जो एक इन्फ्लक्स आया ऑर्डर्स का ड्यू टू कोविड, वो बहुत ज़्यादा हुआ। तो वो जो ट्रेनिंग, मुझे लगता है कि अगर मैं नॉर्मल पेस से चलता तो 5 से 10 साल लगते, वो 2 साल में पूरी हो गई। तो 2 साल के अंदर मैं दिन के 800 ऑर्डर देखने से दिन के 15,000 ऑर्डर देखने तक पहुंच गया। अब मुझे पता था कि यार जब छोटा बिजनेस होता है ना, अब फ़ायदा और क्या हुआ, एक और फ़ायदा ये हुआ कि जब छोटा बिजनेस था वो भी देखा, उसके चैलेंजेस, उसके क्या ड्रॉबैक्स हो सकते हैं, वो कहाँ फंस सकता है, वो भी देख लिया। अब वही बिजनेस जब बड़ा हुआ, वो भी देखा कि यार उसके क्या चैलेंजेस हैं। जब आप छोटा बिजनेस कर रहे होते हैं ना, आपके अपने चैलेंजेस होते हैं। कोरियर कंपनी वाले आपको घास नहीं डाल रहे होते, पेमेंट गेटवे वाले आपको मुंह नहीं लगा रहे होते। क्यों? क्योंकि आप छोटा बिजनेस है, 100-200 पार्सल, 400 पार्सल क्या कर लोगे आप। जब आप बड़े होते हैं ना, तो फिर आप आगे होते हैं, कोरियर कंपनी वाले और बाकी जो वो होते हैं ना, वो पीछे पीछे चल रहे होते हैं आपके। सर पार्सल दे दें, सर ये लगवा लें, सर वो लगवा लें। तो वहाँ पे फिर अलग तरह के चैलेंजेस आते हैं। पहले स्मॉल बिजनेस में ऑर्डर लाना मुश्किल होता है, बड़ा जब बिजनेस कर लेते हैं ना आप, तो वही लाया हुआ ऑर्डर फुलफिल करना मसला होता है।
तो वहाँ पे फिर वो अलग चैलेंजेस थे। फिर अल्लाह कुछ इस तरह के मामलात हुए कि मैंने सोचा कि नहीं यार, अब जो है ना यहाँ से बाहर निकलते हैं, या तो मुल्क से बाहर जाएं या फिर शहर से बाहर जाएं। तो अल्लाह ताला ने ये मौका दिया कि स्टाइलो से अच्छी ऑफ़र आई, मैं फिर लाहौर मूव हुआ। लाहौर के अंदर फिर यहाँ पे जो जर्नी है वो भी आपके सामने है। 3 साल से अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो स्टाइलो ग्रुप के अंदर भी जो रेवेन्यू की ग्रोथ है वो भी है एक तरीके से, और बाकी चीज़ें भी अच्छी चल रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लाहौर कैसा लगे आपको? हाँ लाहौर अगर एक लफ्ज़ में कहूँ ना तो हसीन। लाहौर मैंने चूँकि बताया कि मेरी ज़िंदगी, जवानी, सारी स्कूलिंग का टाइम सारा कुछ कराची में गुजरा। मैं लाहौर आता था, और मैं अगर आपको सच्ची बात बताऊँ ना तो मुझे लाहौर से मोहब्बत थी। मैं जब भी आता था मैं लाहौर में घूमता रहता था, इधर उधर पैदल घूम रहा हूँ, पुराने लाहौर के अंदर, नए लाहौर के अंदर, आपके मॉल रोड के ऊपर मैं घूमता बहुत था। तो कहीं ना कहीं मुझे दिल में ना ये था कि नहीं यार, ये शहर मुझे बहुत पसंद है और मुझे यहाँ आना है। फिर शायद किसी वक्त की कोई दुआ थी, वो पूरी हो गई और अल्लाह ताला ने मुझे जो है ना यहाँ पे रहने का मौका दिया। 3 साल से मुझे नहीं लगता कि, अच्छा शुरू में ना जितने भी मेरे दोस्त थे जो लाहौर से कराची से मूव हुए थे लाहौर, वो कहते थे जहांगीर तुम्हारा दिल नहीं लगेगा, तुम गए हो, देखना 6 महीने बाद वापस आ जाओगे, साल बाद वापस आ जाओगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 3 साल हो गए हैं और मैं कराची से लाहौर आने का जो फैसला है उस पर बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं करता। बहुत अच्छा शहर है, बहुत खूबसूरत शहर है, और जितना खूबसूरत ये शहर है उससे ज़्यादा खूबसूरत यहाँ के लोग हैं। बहुत मिलनसार हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, वेलकमिंग है, आपको कबूल करते हैं, आपको गले से लगाते हैं। शहर भी आपका ख्याल रखता है। मतलब आप ना एक तरीके से क्या कहना चाहिए कि आपकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है ना वो यहाँ पे है। ज़िंदगी तो आप वहाँ पे भी जी रहे हैं, वहाँ पे भी जो लोग हैं वो भी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। कराची वाले भी एक अपनी एक अलग हसल बसल के अंदर जो है ना वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन उनकी जो ज़िंदगी है ना वो बहुत तेज़ चल रही है। उस तेज़ी में वो ज़िंदगी का मज़ा नहीं ले पा रहे हैं। लाहौर में ज़िंदगी सुकून से है, धीमी है, मज़ेदार है। तो आप यहाँ पे न सिर्फ ये कि ज़िंदगी गुजार रहे हैं बल्कि ज़िंदगी का मज़ा भी ले रहे हैं। मेरे लिए तो ये डिसीजन बड़ा आसान था शहर मूव करने का। वो इस तरह के मेरे वालिद का इंतकाल हो गया था, पहले ही मेरी वालदा का इंतकाल हो गया था, बहन भाई मेरे हैं नहीं, मैं इकलौता हूँ। तो मेरे लिए शहर मूव करना बड़ा आसान काम था। मेरी वाइफ की चूँकि पूरी फैमिली कराची में है, अभी उसके बहन भाई हैं, अम्मी हैं, जिंदा हैं सारे माशाल्लाह हयात हैं। तो उसके लिए जो है ना शहर मूव करना थोड़ा सा मुश्किल था। तो लेकिन उसने भी वो ये डिसीजन लिया और अल्हम्दुलिल्लाह फैमिली के साथ जो है वो यहाँ पे मूव किए और रह रहे हैं। लाहौर में आपने क्या क्या एक्सप्लोर किया है इन 3 इयर्स में? सर जी, मैंने तो वकास भाई लाहौर तकरीबन पूरा ही देख लिया। शुरू में जब हम आए थे तो हर हफ्ते को जुम्मे की रात को हम निकल जाते थे ओल्ड सिटी के अंदर। वो दिल्ली गेट है, दिल्ली गेट से आप अंदर जाते हैं, वो मस्जिद वज़ीर ख़ान के बाद वो मुख्तलिफ गलियाँ, और वो सारा एक्सप्लोर किया। उसके बाद जी जितने भी पार्क्स हैं, क्योंकि कराची के अंदर एक बड़ा मसला ये है कि वहाँ पे जितने भी पार्क्स थे उसके ऊपर कब्जा करके वहाँ इमारतें बना दी गई हैं। तो पार्क्स वहाँ बचे नहीं हैं, जो बचे हैं वो इतनी खस्ता हालत में है कि वहाँ बंदा फैमिली के साथ नहीं जा सकता। तो यहाँ पे मॉडल टाउन पार्क है, एक से एक पार्क है, तो वो बड़े एक्सप्लोर किए। मुझे नहीं लगता कि लाहौर की कोई जगह ऐसी होगी कि जहाँ मैं ना गया हूँ फैमिली के साथ। खुद भी अकेले भी उसको विजिट किया। पीएसएल के मैचेस होते हैं यहाँ पे, तो हर साल हमारा ये लाजमी होता है कि जाके पीएसएल का मैच देखना है, कज़ाफ़ी स्टेडियम जाना है। तो वो भी एक अपनी अलग वाइब है उसकी। फिर फैमिली के साथ जो है वो आप वाघा बॉर्डर, वो एक अलग एक्सपीरियंस है। मतलब मैं तो 3-4 दफ़ा अभी जो है ना जा चुका हूँ, लेकिन हर दफ़ा आप जब आते हैं ना एक नए जज्बे के साथ, एक नई फीलिंग के साथ आते हैं, और दोबारा जाने का दिल करता है आपका। ऐसा नहीं होता कि वन टाइम एक वो होती है। तो तकरीबन सारा का सारा, उसके अलावा जो लाहौर के खाने वो बड़े जो है ना ज़बरदस्त हैं। कीमे वाले नान मुझे भी पसंद है, मेरी वाइफ को भी पसंद है। उसके अलावा और भी चने यहाँ के जो है ना वो कराची में यहाँ जैसे चने नहीं मिलते। फिर दूसरी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें यहाँ पे जो है ना बहुत मज़ेदार लग रही हैं। और अभी भी मुझे लगता है कि हम आहिस्ता आहिस्ता ना मज़ीद हर रोज़, हर महीने, हर दिन कोई ना कोई नई साइड जो है ना लाहौर की वो एक्सप्लोर कर रहे हो। जब कराची में थे, वालिद और वालदा की कब डेथ हुई? अच्छा, वालिद की जो मेरी डेथ हुई है वो 2018 में हुई, और फिर उसके 1 साल बाद ही एग्जैक्टली 2019 में मेरी वालदा की डेथ हो गई थी। और मतलब ये कहना चाहिए कि एक तरह से ना मेरी लाइफ का सेटबैक था, कि जिसने मुझे फिर ना मजबूर किया कि मैं शहर से ना निकलूं, क्योंकि
सॉरी, मैं ना अपनी अम्मी से बड़ा अटैच था। अम्मी ने मुझे अकेले जो है ना वो पाला है अपना, बहुत मेहनत की उन्होंने। तो मैं चूँकि अपनी अम्मी से ना बड़ा अटैच था, अम्मी ने ही मुझे बचपन से पाला, बड़ी मेहनत की। तो उनके जाने के बाद ना बड़ा एक अकेलापन फील होता था उस शहर में ना। तो इस वजह से भी मैं वहाँ से फिर भागने की मैंने कोशिश की कि मुझे अपना उस शहर में नहीं रहना मजीद। सॉरी यार, बड़ा ना ये इमोशनल एक हुआ है मेरे लिए। वालदा की कोई याद, कोई बात आपको याद हो? वैसे तो ना कोई भी ऐसी बात नहीं है उनकी जो भूलने वाली हो, हर बात ही उनकी ऐसी थी। लेकिन एक चीज़ जो मेरी वालदा ने मेरे अंदर पैदा की ना, वो मैंने जो उनसे सीखा वो था मेहनत करना। वो कहती थी बेटा मेहनत से जना कभी भी आपने घबराना नहीं है, हमेशा मेहनत करना है। मैंने उनको भी हमेशा मेहनत करते हुए देखा। बहुत मतलब एक सिंगल पेरेंट का इस माशरे के अंदर एक परवरिश करना बड़ा मुश्किल काम होता है। तो उन्होंने न सिर्फ ये कि वो उसको बहुत अच्छे तरीके से अंजाम दिया, बल्कि उन्होंने अपनी जितनी भी अच्छी क्वालिटीज़ थी, मुझे लगता है कि आज जो भी मेरा मकाम है, जहाँ पे भी मैं हूँ, वो उन क्वालिटीज़ की, उन चीज़ों की वजह से हूँ कि जो मेरी वालदा ने मेरे अंदर पैदा की। जब मैं 9 महीने का था ना, तो मेरे फादर, जाहिर से एक होता है कि तलाश रोज़गार में बंदा डिफरेंट जगहों पे सफ़र करता है, तो वो सऊदीया चले गए। अब हो सकता है कि उनकी इंटेंशंस उस वक्त अच्छी थी कि भाई मैं जाऊंगा, मेरे जो घर के हालात हैं वो बदल जाएंगे। लेकिन वहाँ जाके पता नहीं क्या कुछ हुआ उनके साथ, मुझे भी नहीं पता, मेरी फैमिली को भी नहीं पता। लेकिन कुछ इस तरह के मामलात हुए कि वो हमारे साथ कनेक्शन में नहीं रहे। और फिर कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी बहुत हुई। जाहिर सी बात है, एक हम 3 की फैमिली थे, अम्मी, अब्बू, मैं, और घर का जो सरबराह है वही कमाने वाले हैं। अगर वो कमाएंगे नहीं तो घर कैसे चलेगा। फिर जाहिर सी बात है कुछ परेशानियां आना शुरू हुई। तो फिर अम्मी ने खुद से ये स्टेप लिया कि नहीं यार, मैंने इसको जो है ना अब चीज़ों को लेके चलना है। तो उन्होंने सिलाई कढ़ाई भी की माशाल्लाह। जो है वो हाथ की कढ़ाई, मशीन की कढ़ाई बहुत एक्सपर्ट थी। आज भी उनके बनाए हुए जो कपड़े हैं वो हमारे पास रखे हुए हैं, हम उसको देखते हैं, बड़ा याद करते हैं उनको, और उनको इस्तेमाल भी करते हैं। मतलब हाथ से स्वेटर बुनती थी, तो उनके बनाए हुए स्वेटर मैं आज भी जो है वो इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो उन्होंने वो सारे काम करना शुरू किए, मेहनत की। फिर जब मैं थोड़ा सा होश मैंने संभाला, तो मैंने भी उनके साथ जो है वो साथ देने की कोशिश की। मैं तो ये तो नहीं कहूँगा कि मैंने उनका साथ दिया, मैंने कोशिश की। तो इस तरीके से फिर उन्होंने बड़ी मेहनत से मुझे पाला है। और जो भी मेरा मकाम है, मैं हमेशा यही कहता हूँ कि ये मेरी वालदा की वजह से, और इसमें किसी और का कोई हाथ नहीं। वालदा की कोई एडवाइस जो आपको याद हो? हमेशा ना उनकी तो मतलब बहुत सी एडवाइसेस हैं, लेकिन ना हमेशा उनका यही था कि बेटा तुमने ना कभी किसी से मांगना नहीं है। हमेशा उन्होंने बड़े मुश्किल हालात भी देखे, हमने मिलके मुश्किल हालात देखे, लेकिन कभी भी ना उन्होंने किसी के साथ वो बात शेयर नहीं की, किसी को बताया नहीं कि हम इतने मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं। मतलब लोग जब देखते थे ना हमें, तो वो कहते थे यार तुम लोग तो बड़े मज़े में हो। क्योंकि एक ऐसी फैमिली जिसके अंदर 3 लोग हैं और एक बंदा मुल्क से बाहर है, तो अपेरेंटली ऐसा लगता है कि यार वो बहुत ज़्यादा पैसा कमा के भेज रहा है, तो ये तो अय्याशियाँ कर रहे होंगे। और बज़ाहिर लगता भी ऐसा ही था कि यार ये लोग ना बिल्कुल सही रह रहे हैं। लेकिन वो कहते हैं ना, कब्र का हाल मुर्दा जानता है। तो वो घर की हालात, घर कैसे चल रहा है, वो हम ही जानते थे। तो उनकी हमेशा यही थी कि यार कभी ना किसी से आपने कोई चीज़ मांगनी नहीं है। आपको कोई भी चीज़ चाहिए, आपने मेहनत करनी है, मेहनत में ही अजमत है। तो जो मैंने, जाहिर सी बात है, उनको मेहनत करते हुए देखा ना, तो मैंने आज वही चीज़ सीखी है उनसे कि यार आपने अगर ज़िंदगी में कामयाब होना है ना, तो माँ बाप की दुआएं हैं तो आप कामयाब हैं। जिस दिन माँ बाप की दुआएं आपसे अलग हुई ना, तो वो जो कामयाबी है ना, फिर वो बड़ी मुश्किल से मिलती है, वो फिर आसान नहीं रहती आपके लिए। हेड ऑफ स्टाइलो ई कॉमर्स, आपको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं? सबसे पहले तो जो सबसे बड़ा चैलेंज था मुझे यहाँ पे स्टाइलो के अंदर आने में, वो था मुझे सिटी को चेंज करना। क्योंकि मेरा ताल्लुक़ कराची से है। आई हैव बीन बॉर्न एंड रेज्ड इन कराची। ज़िंदगी के
तकरीबन 34-35 साल मैंने कराची में ही गुजारे। फिर एक मौका मिला स्टाइलो की शक्ल में कि यहाँ पे ई कॉमर्स डिपार्टमेंट को हेड करना था। तो अब ये जो मौका था ना कि मुझे कराची से निकल के लाहौर आना है, ज़ाहिर सी बात है एक नया शहर, मेरे कोई यहाँ पे रिश्तेदार वगैरह भी, दोस्त भी नहीं है, कोई एक दो लोग थे जिनसे जान पहचान थी। तो सबसे बड़ा जो चैलेंज था वो यही था कि अपने आप को एक सेट जगह से निकाल के एक नई जगह पे लेके आना और ज़ीरो से एक तरह से नई ज़िंदगी की शुरुआत करना। तो सबसे बड़ा वो चैलेंज था, अल्लाह ताला ने वो भी ओवरकम करवाया। फिर उसके बाद मुख्तलिफ चैलेंजेस आते गए। कभी वो चैलेंज आता था गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की पॉलिसीज़ की शक्ल में, जहाँ पे हमें फ़ॉरेन एक्सचेंज के ऊपर पाबंदियाँ लगा दी जाती थी, जिसकी वजह से हमारे ऐड अकाउंट्स बंद होते थे, हमारा रेवेन्यू सफ़र होता था। कभी वो चैलेंज आता था कोरियर कंपनीज़ की शक्ल में कि जो हमारे पार्सल्स हमसे लेके तो चले जाते हैं लेकिन वो डिलीवर नहीं करते, रिटर्न कर देते हैं और हमारा रिटर्न रेट महीनों में जो है ना वो ऊपर चला जाता है। तो मुख्तलिफ दौर में मुख्तलिफ तरह के चैलेंजेस आते रहे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं 3 साल से जो है उनके साथ अब काम कर रहा हूँ। और आज भी जब हम बैठे हुए हैं यहाँ पे, तो इस वक्त नवंबर का महीना चल रहा है और इस वक्त साल की जो सबसे बड़ी सेल है वो लगी हुई है। इस वक्त भी हमारा एक चैलेंज है कि हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि इतने ऑर्डर्स हैं कि उनको प्रोसेस करने के लिए हमारे पास मैन पावर की कमी हो गई है। कोरियर कंपनीज चोक हो गई हैं, उनको हम बोलते हैं कि यार हमारे पार्सल्स उठाओ, वो पार्सल्स नहीं उठा पा रहे हैं। तो इस तरह के चैलेंजेस हैं। ज़ाहिर सी बात है ज़िंदगी के साथ साथ तो ये चलते ही रहते हैं। स्टाइलो शूज़ सेल ऑनलाइन सेलिंग कर रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि शूज़ सेल करना मुश्किल है ऑनलाइन, क्योंकि शूज़ का साइज़ कस्टमर में ज़्यादा कंप्लेंट्स आती हैं? मैं जहाँ से आ रहा हूँ ना, तो मेरा जितना भी ई कॉमर्स का बैकग्राउंड है वो फैशन से रिलेटेड है। मैंने इससे पहले गुल अहमद में जॉब की तकरीबन कोई 4 साल का अरसा। वहाँ पे भी हम कपड़े बेचते थे। अच्छा, कपड़े बेचना आसान है। जूते की कैटेगरी में आने से पहले गुल अहमद में मैंने एक आइडिया, एक एक्सपेरिमेंट कर चुका था कि वहाँ पे जूतों की जो कैटेगरी थी उन्होंने उसको लॉन्च किया। अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि वो टाइम मेरा वहाँ पे था, मैंने अपने सामने वो चीज़ें होती भी देखी और वहाँ पे जो चैलेंजेस आए ना कि यार किस तरीके से हम ओवरकम कर सकते हैं, क्या चैलेंजेस आते हैं, कस्टमर का क्वेश्चंस क्या होते हैं, कस्टमर क्या चीज़ देखना चाहता है जूते की कैटेगरी में, मैंने अच्छे तरीके से ना उसको ऑब्जर्व किया, वहाँ पे उसको लर्न किया और वही सारी लर्निंग थोड़ी बहुत जो वहाँ पे मुझे मिली वो मैंने आके यहाँ पे अप्लाई की। आपकी बात बिल्कुल सही है कि कपड़ों की बनिस्बत जूता बेचना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैं बजाते खुद स्टाइलो का हेड ऑफ ई कॉमर्स हूँ, इंसिग्निया को भी देख रहा हूँ, लेकिन मैंने आज तक ऑनलाइन जूता नहीं ख़रीदा है। कभी ख़रीदने का ख्याल भी आता है, बहुत अच्छे डिस्काउंट्स आते हैं कि बंदा रह नहीं पाता, तो मैं क्या करता हूँ, मैं दुकान पे जाता हूँ, उसको वो जूता दिखाता हूँ, वो मुझे जूता निकाल के देता है, मैं वो जूता पहन के देखता हूँ, उसकी कंफर्ट, उसके स्टाइल, सारी चीज़ें चेक करता हूँ। उसके बाद कभी ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस करने की कोशिश करता हूँ, फिर भी कहता हूँ नहीं यार छोड़ो, यहीं से ख़रीद लेते हैं। तो बिल्कुल बहुत चैलेंजिंग है, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ ये चैलेंज जो है ना वो ख़त्म होता जा रहा है। अच्छा, स्टाइलो की जहाँ तक बात है, स्टाइलो एक लेगेसी ब्रांड है, बहुत पुराना ब्रांड है। 1970 से जो है ना ये चलता आ रहा है। बानो बाज़ार से इसकी शुरुआत हुई है, माशाल्लाह हमारी 300 प्लस जो है ना वो शॉप्स हैं। तो स्टाइलो जो है ना वो ख़वातीन के अंदर एक ऐसा नाम बन चुका है कि अब कोई भी खातून जो ये पॉडकास्ट भी देख रही हैं या हमारी बात सुन रही हैं, मुझे नहीं लगता कि उनके पास 3 या 4 से कम स्टाइलो के जूते होंगे। तो सबको पता चल गया कि यार मैंने अगर स्टाइलो से जूता ख़रीदना है ना, तो इतनी दफ़ा परचेजिंग कर चुके हैं, उनको अपने जूते के साइज़ का अंदाज़ा है। तो इस बात को मद्देनज़र रखते हुए ना वो कहती हैं कि चलो यार हम मंगवा लेते हैं, और इस वजह से हमारा जो रेवेन्यू है वो अल्लाह का शुक्र है कि दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और लोगों का एतमाद हम पे बढ़ रहा है। जो अगर पहली दफ़ा भी ख़रीदता है ना, तो हम कोशिश ये करते हैं कि उसको ऐसी सर्विस दें कि वो हमसे दोबारा भी परचेज़ करे। तो ये वाला जो चैलेंज है, एक तरीके से हमने उसको अपनी अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट किया और उससे हम फ़ायदा उठा रहे हैं। फिज़िकल स्टोर्स भी हैं और ऑनलाइन स्टोर भी हैं, तो किसकी जो है सेल्स ज़्यादा है? ऑब्वियसली फिज़िकल जो स्टोर्स हैं हमारे, वो मैंने जैसे बताया कि 300 प्लस जो लोकेशंस हैं वहाँ पे हम मौजूद हैं। तो फिज़िकल स्टोर्स को तो हम बीट नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे जो जिस तरह का स्टॉक, जिस तरह की वैरायटी और जिस तरह का मतलब कस्टमर का ट्रस्ट है ना, एक दुकान से शुरू हुए थे और अब दुकान जो है ना माशाल्लाह बढ़ाए पे बढ़ाए जा रहे हैं, तो उसको बीट करना तो नामुमकिन सी बात है। और हम ये भी देख रहे हैं कि कोई भी ऐसा ब्रांड जो कि ऑफलाइन से शुरू होता है, ब्रिक एंड मॉर्टर से शुरू होता है ना, तो उसका जो ऑनलाइन की परसेंटेज होती है कंट्रीब्यूशन इन द रेवेन्यू, वो 10%, 20% या मैक्सिमम भी जाता है ना तो 30 से 40% तक जाता है, इससे ऊपर नहीं जा पाता। लेकिन हाँ, कुछ ब्रांड ऐसे होते हैं जो कि होते ही स्टार्ट ऑनलाइन से हैं, उनके अंदर फिर जो है ना ये चीज़ डिफ़र करती है कि उनका ऑनलाइन का रेवेन्यू ज़्यादा होता है, जब वो स्टोर्स की तरफ जाते हैं तो वो रेवेन्यू थोड़ा थोड़ा श्रिंक होता रहता है, वो वाला अमाउंट कम होता है। लेकिन स्टाइलो चूँकि स्टार्ट ही स्टोर से हुआ था और हमारे स्टोर्स भी माशाल्लाह
पाकिस्तान के हर कोने में, हर नुक्कड़ में, हर उस जगह पे जहाँ पे जूते की डिमांड मौजूद है, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे स्टाइलो मौजूद है। आप अपने कंपेटिटर्स को कैसे डील करते हैं, क्या स्ट्रेटजीज अप्लाई कर रहे हैं ऑनलाइन स्टोर में या फिजिकल स्टोर्स में? अच्छा, शुरू में तो जब हमने शुरुआत की ना, जब सिर्फ हम जूते बेचते थे, तो हम अपने कंपेटिटर्स समझते थे, बाटा को, सर्विस को, बोरजान को और इन दूसरे ब्रांड्स को। तो इनके डिज़ाइंस हम देखते रहते थे कि यार ये किस तरह का डिज़ाइन लेके आ रहे हैं, ईसीएस ने कौन सी कलेक्शन लॉन्च की है, तो वो उस तरीके से चलता था। लेकिन चूंकि अब स्टाइलो ने अपने आप को एक तरह से एक्सपेंड किया, हम अब आजकल जूते नहीं बेच रहे, जूते के अलावा हमने अपने कपड़े का बिजनेस भी स्टार्ट किया, परफ्यूम्स का बिजनेस भी, एक्सेसरीज भी हैं। तो अब हमारे कंपटीशन भी चेंज हो गए। अब जहाँ पे हम पहले सर्विस, बाटा, ईसीएस के साथ compete कर रहे होते थे, आज हम वहीं पर ही लाइमलाइट के साथ, सफ़ायर के साथ, गुल अहमद के साथ, इनके साथ compete कर रहे होते हैं। तो कहीं ना कहीं वो जो कंपटीशन है ना, वो चेंज होता रहता है। और अब हमारी जो ड्यूटीज़ हैं एज अ ब्रांड, वो ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई, हमारे जो चैलेंजेस हैं वो ज़्यादा इंक्रीज़ हो गए। क्यों? क्योंकि पहले मैंने जूते पे नज़र रखनी होती थी, कौन किस तरह का जूता बना रहा है, क्या स्टाइल मार्केट में इन है। अब मुझे कपड़ों का भी पता रखना है कि कौन से कपड़े आजकल स्टाइल्स इन है, तो उसकी अलग टीम है, वो हमने अलग उसके लिए डिज़ाइन डिपार्टमेंट रखा हुआ है, वो लोग अपने डिज़ाइंस बना रहे होते हैं, नज़र रखी हुई होती है कॉम्पिटिशन के ऊपर। उसके अलावा एक चीज़ जो हम और भी देख रहे होते हैं कि कॉम्पिटिशन किस तरह से एक्सपेंड कर रहा है। क्योंकि जब बिजनेस आप कर रहे होते हैं तो 2-3 तरह की जो स्ट्रैटेजीज हैं उसके ऊपर आप इंप्लीमेंट कर रहे होते हैं। एक तो होता है कि आप अपना शेयर ऑफ रेवेन्यू जो है ना, शेयर ऑफ मार्केट, वो इंक्रीज़ कर रहे होते हैं। वो किस तरह होता है कि आप जाते हैं भाई, हर शहर के अंदर दुकान खोल रहे होते हैं, हर जहाँ पे आपको जगह मिली आपने दुकानें एक्सपेंड करना शुरू कर दी। तो वहाँ पे क्या होता है कि आप शेयर जो है ना, मार्केट शेयर, वो कैप्चर कर रहे होते हैं। तो हम वो भी देखते हैं कि यार कौन सा ऐसा ब्रांड है जो इस स्ट्रैटेजी पे जा रहा है, जहाँ पे वो दुकान खोल रहा है। हम कोशिश करते हैं अगर हम प्रेजेंट नहीं है तो वहाँ पे भी जाएं। कुछ ब्रांड्स ऐसे होते हैं जो मार्केट एक्सपेंशन पे नहीं जाते, वो जाते हैं प्रोडक्ट एक्सपेंशन के ऊपर। कि पहले अगर वो सिर्फ ईस्टर्न कैटेगरी में काम कर रहे थे, तो अब वो वेस्टर्न कैटेगरी में भी आ गए। तो उसके ऊपर भी हमने नज़र रखी होती है। हम हर तरीके से जो भी, जहाँ पे भी हमें थोड़ा सा टफ टाइम देने की कोशिश करता है, चाहे वो मार्केट एक्सपेंशन से हम उसको भी केटर कर रहे होते हैं, चाहे वो प्रोडक्ट एक्सपेंशन से हम उसे भी केटर कर रहे होते हैं। क्लोथ्स हैं वो ज़्यादा सेल हो रहे हैं ऑनलाइन के शूज़? ऑनलाइन की अगर हम बात करें तो बराबर बराबर हमने पहुंचा दिया उसको। जब शुरू किया था, जब तो बहुत ज़्यादा, जाहिर सी बात है, जूते का ब्रांड है, लोग स्टाइलों को जूतों के लिए जानते हैं, तो वो ही बिकता था। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ अब हमारी जो कपड़ों की सेल है और जो हमारी दूसरी चीज़ों की सेल है, नॉन शूज़ कैटेगरी हम उसको कहते हैं, शूज़ कैटेगरी, नॉन शूज़, तो नॉन शूज़ और शूज़ ऑलमोस्ट बराबर बराबर आके खड़े हो गए। 19-20 का फ़र्क है। और मुझे लगता है कि जिस तेज़ी से मार्केट एक्सपैंड हो रही है और जिस तेज़ी से नए डिज़ाइन और अच्छी प्रोडक्ट्स हम कस्टमर्स के लिए लेके आ रहे हैं, तो हमारी जो नॉन शू कैटेगरी है ना, वो एक टाइम पे शू कैटेगरी को ऑनलाइन के अंदर कम से कम जो है ना, वो सरपास कर देगी। क्योंकि वहाँ पे आपको साइज़ का मसला नहीं होता। कपड़े खरीदने के अंदर 3 साइज़ हैं, स्मॉल, मीडियम, लार्ज। एक्स्ट्रा स्मॉल होता है या एक्स्ट्रा लार्ज होता है, वो तो किसी किसी उसमें होता है। जूते के अंदर तो एक जूते के अंदर ही 6 साइज़ होते हैं। और फिर अगर हील है तो डिफरेंट साइज़ होंगे, पम्प्स हैं तो अलग साइज़ होंगे। तो वो वाला मसला थोड़ा सा यहाँ पे नहीं है, तो हम ऑनलाइन के ऊपर इसको ज़्यादा अच्छे तरीके से सेल कर पा रहे हैं। किस प्लेटफॉर्म को आप ज़्यादा प्रेफर करेंगे? जैसे ऑनलाइन में फेसबुक है, टिकटॉक है, गूगल एड्स हैं, यूट्यूब है। अच्छा, वकास भाई, ये ना टोटली डिपेंड करता है कि आप किस तरह का प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं और आपके जो प्रोडक्ट है ना, उसकी प्राइस क्या है। अगर हम स्टाइलों की बात करें ना, तो हमारे पास मिड रेंज से लेके हाई रेंज का प्रोडक्ट मौजूद होता है। तो हम उसके लिए ज़्यादातर जो रिलाई कर रहे होते हैं वो फेसबुक के ऊपर, मेटा के ऊपर कर रहे होते हैं, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम दोनों के ऊपर। लेकिन हमने कोई भी जगह ऐसी नहीं है जिसको खाली छोड़ा हुआ हो। टिकटॉक पे भी हमारा प्रेजेंस है, हम उधर भी एड्स चला रहे होते हैं। स्नैपचैट, जहाँ पे आजकल जेनजी जो है वो बहुत ज़्यादा, जी जी। जेनजी की जो ऐप्स हैं वो आजकल टिकटॉक है, इंस्टाग्राम है और स्नैपचैट है। फेसबुक को तो वो समझते हैं कि हमारे जो है ना अंकल्स की ऐप है, जो बूढ़े लोग होते हैं, जो पुराने लोग होते हैं ना, वो लोग फेसबुक इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वो चूंकि वहाँ पे हैं और हम उनके जैसे, उनके लाइकिंग वाली प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, तो हमने स्नैपचैट के ऊपर भी एडवर्टाइजिंग की हुई, हमने टिकटॉक के ऊपर भी किया हुआ है। गूगल तो ऑब्वियसली हम चला रहे होते हैं। लेकिन वो बिजनेसेस जो कि अभी डिसाइड कर रहे हैं कि यार हमें कहाँ आना चाहिए, कौन सा प्लेटफॉर्म हमारे लिए ज़्यादा बेहतर है, तो उनको ये देखना चाहिए कि मेरी जो टारगेट ऑडियंस है ना, वो कहाँ पे मौजूद है। अगर तो जी आप जूते ही बनाते हैं और आपकी जो प्रोडक्ट है वो है कम्फी शूज़, जो कि बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हैं ख़वातीन के लिए, मदर्स के लिए या थोड़ी सी ज़ईफ़ ख़वातीन के लिए,
तो आपको फेसबुक के ऊपर एडवर्टाइज करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपकी ऑडियंस वहाँ पे मौजूद है। लेकिन अगर आप स्नीकर्स बना रहे हैं, फैशनेबल शूज़ हैं आपके, बिल्कुल लेटेस्ट वाले, ज़ारा की कॉपी, किसी और ब्रांड की आप कॉपी बना रहे हैं, फिर आपको जाना चाहिए स्नैपचैट और टिकटॉक के ऊपर। क्यों? क्योंकि वो खरीदेगा जेनजी, और जेनजी जो है इस वक्त टिकटॉक के ऊपर और स्नैपचैट के ऊपर और इंस्टाग्राम के ऊपर वहाँ मौजूद है। तो अपनी प्रोडक्ट को देखते हुए आप डिसाइड करें। फिर इसमें एक और डिसाइडिंग फैक्टर जो होता है वो होता है आपके प्रोडक्ट का प्राइस। फेसबुक के ऊपर तमाम तरह की ऑडियंस मिल जाती है, इसकी खूबसूरती है। महंगी प्रोडक्ट खरीदने वाला भी फेसबुक पे मौजूद है, सस्ती प्रोडक्ट खरीदने वाला भी मौजूद है। जबकि जो दूसरे प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे अगर हम टिकटॉक की बात करें स्पेसिफिकली, तो वहाँ पे जो सस्ती प्रोडक्ट होती है ना, मैंने ये देखा है अपने उसमें कि वो ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करती है। क्योंकि पाकिस्तान, वैसे तो अगर दुनिया की बात करें तो दुनिया के अंदर नंबर 1 प्लेटफॉर्म है, चाइना के अंदर नंबर 1 प्लेटफॉर्म है टिकटॉक, यूएई के अंदर नंबर 1 प्लेटफॉर्म है टिकटॉक, अमेरिका के अंदर एक वक्त तक टिकटॉक नंबर 1 पे चल रहा था। अभी फेसबुक ने अपने कुछ चेंजेस किए हैं तो उसको उसने सरपास के दोबारा से नंबर 1 की पोजीशन पे आया है। लेकिन चूंकि हमारे यहाँ थोड़ा सा टिकटॉक के ऊपर कंटेंट उस तरह का नहीं है, उसकी जो मैच्योरिटी है ना आवाम के दिमाग में, वो उस तरीके की नहीं हो पाई है, तो वो लोग वहाँ पे मौजूद हैं जो कम पैसों की जो प्रोडक्ट हैं, सस्ती प्रोडक्ट हैं, वो बाय कर रहे होते हैं। तो अगर आपका प्रोडक्ट सस्ता है तो आपको टिकटॉक पे जाना चाहिए। टिकटॉक ने वैसे शॉप भी अपनी इंट्रोड्यूस करवा दी है ना वहाँ। टिकटॉक ने अपनी शॉप इंट्रोड्यूस करवाई है पाकिस्तान के अलावा जो डिफरेंट रीजन्स हैं, यूएई में, यूएस में, तो वहाँ पे टिकटॉक शॉप्स भी चल रही हैं। ये हमारा अलमिया है कि फेसबुक की शॉप आई, इंस्टाग्राम की शॉप आई, वो भी अभी तक पाकिस्तान में नहीं आ सकी है। टिकटॉक की शॉप है, वो भी पाकिस्तान में नहीं आ सकी। बहुत से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जिन्होंने पाकिस्तान को जो है ना वो बैन किया हुआ है। तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को कुछ इसके ऊपर काम करना चाहिए, कोई इस तरह की कमेटी बनाए जो जाके उनके साथ कोई मुज़ाकरात करे, उनसे बात करे और उनको बताए कि यहाँ पे जो पोटेंशियल है ना वो कितना है। आपकी जो 70% आबादी है वो यंगस्टर पे मुश्तमिल है, उसका भी 50% वो हैं जो कि अभी स्कूल्स और कॉलेजेस के अंदर बैठे हुए हैं। तो आने वाले 2 से 4 साल वो हैं कि जब इन ऐप्स का यूजेज जो है ना वो मैक्सिमम पे होगा। हम जाके अगर उन ऐप्स को ये बताएं कि यार आप ये वाला फीचर अगर रोल आउट करोगे ना तो अगले 2 साल में, अगले 5 साल में आपको इतना जो यूज़र है, इतना रेवेन्यू यहाँ से मिल रहा होगा, तो वो क्यों नहीं हमारे रीजन्स के अंदर इस चीज़ को इनेबल करेंगे। तो मुझे लगता है कि कोई इस तरह की पॉलिसी साजी या कुछ होना चाहिए ताकि ये भी हो। ई कॉमर्स इंडस्ट्री में कौन से 3 स्किल्स होंगे जो लाजमी सीखने चाहिए? देखें, ई कॉमर्स में तो सबसे पहले तो आपको जो है ना जो डेटा एनालिसिस है वो सबसे स्ट्रांग होना चाहिए। अगर आप नंबर्स में अच्छे नहीं है ना तो आप ई कॉमर्स के अंदर परफॉर्म कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आप एड्स चला रहे हो, वहाँ पे आपको परफॉर्मेंस देखनी है, नंबर्स हैं। आप ऑर्डर्स प्रोसेस कर रहे हो, वहाँ पे नंबर्स हैं। आप कोरियर्स के साथ डीलिंग कर रहे हो, नंबर्स है। तो यू हैव टू बी गुड विद नंबर्स। या तो आप खुद अच्छे हो या आपके पास कोई ऐसा बंदा हो जो कि नंबर्स में बहुत अच्छा हो। क्योंकि अगर आप खुद भी नहीं है और कोई साथ में बंदा ऐसा नहीं है तो फिर आपके लिए बड़ा मसला हो जाएगा। आप सही करते करते ना कुछ गलत कर जाएंगे। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो ई कॉमर्स के अंदर आपको स्किल आनी चाहिए वो ये है कि आपको ये पता हो कि यार मैंने अपने पैसे को कहाँ पे लगाना है। बहुत से बिजनेसेस सिर्फ इस वजह से बंद हो जाते हैं, बहुत से स्टार्टअप्स इसलिए ख़त्म हो जाते हैं कि उनको अपना मनी मैनेजमेंट नहीं आती है। वो पैसा लाते हैं, कोई कहते हैं कि जी 50% 70% पैसा प्रोडक्ट पे लगा देते हैं, बाकी पैसा उनके पास पीछे बचता ही नहीं है। कुछ ये करते हैं कि सारा का सारा मार्केटिंग पे लगाते हैं, पीछे प्रोडक्ट उनके पास होता नहीं है। तो आपने मनी मैनेजमेंट अपना बहुत अच्छा रखना है। अपने पैसे को ये देखना है कि कब कहाँ कितना पैसा इस्तेमाल करना है और उसकी रोलिंग किस तरह करनी है। क्योंकि एक पॉइंट ऐसा भी आता है कि आप बहुत अच्छा कर रहे होते हैं, सेल कर दिया, जाहिर सी बात है आप जब सेल कर रहे होते हैं आप अपना पैसा मार्केट में फंसा रहे होते हैं, कस्टमर के पास फंसा रहे होते हैं। सारा पैसा मेरा मार्केट में, मेरी जेब में 1 रुपया नहीं है। अब मैं डिपेंडेंट हूँ कि पैसा आएगा तो आगे की गाड़ी चलेगी। तो आपने ये चीज़ भी देखनी है। तीसरी चीज़ जो एक ई कॉमर्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो मुझे लगता है कि आप को जो मार्केटिंग है आप उसको सीखें। क्योंकि आपको ऑपरेशंस के बंदे या ऑपरेशंस वाली चीज़ें आप खुद भी मैनेज कर लेंगे, कोई और आपके लिए कर लेगा। लेकिन अगर आपको मार्केटिंग नहीं आती ना तो आपका बिजनेस यूं समझ लें कि आप एक गाड़ी में बैठे हुए, आपका बिजनेस एक गाड़ी है और आपने स्टीयरिंग व्हील दे दिया किसी और के हाथ में। अब वो जहाँ चाहे आपको मोड़ सकता है, चाहे तो खाई में भी गिरा सकता है। तो स्टीयरिंग व्हील को अपने हाथ में रखना है। मार्केटिंग किसी भी बिजनेस का स्टीयरिंग व्हील होता है, प्रोडक्ट स्टीयरिंग व्हील होता है, वो आपने अपने हाथ में रखना है। कंप्लीटली नहीं रख सकते, कोई मसला नहीं, लेकिन आपको ये पता हो कि यार इस वक्त जो भी चीज़ चल रही है वो क्या चल रही है, सही चल रही है या गलत चल रही है। भले कोई और चला रहा है, मसला नहीं है,
आप खुद ना करें, लेकिन जो भी आपके लिए कर रहा है ना, आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग हो कि यार ये सही कर रहा है या गलत कर रहा है, ताकि कोई आपको मैनिपुलेट नहीं कर सके। एज अ बिगिनर बिजनेस स्टार्ट करते हैं ई कॉमर्स में, तो हमें कितना बजट रिक्वायर्ड होगा? वकास, मैं तो ये कहता हूँ कि आप 10,000 20,000 से भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, आप 1 करोड़ 2 करोड़ से भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है तमाम का तमाम जो है ना आपके आइडिया के ऊपर, कि आपने सोचा क्या है, आपका विजन क्या है। सबसे पहले ना बिजनेस स्टार्ट करते वक्त जो आपने क्लियर रखनी है ना, पैसों से भी पहले, हर चीज़ से भी पहले, वो है विजन। अगर आपका विजन क्लियर नहीं है, अगर आपने सिर्फ ये सोचा है कि यार मैंने पैसे कमाने हैं, फिर आप बिजनेस नहीं कर सकते। आपने अपना विजन रखना है कि नहीं यार, मैंने आज अगर ये चीज़ बेचना शुरू किया ना, तो मुझे इसका नंबर 1 जो है ना मार्केट में बनना है, मैंने इसका इतना मार्केट शेयर कैप्चर करना है। आप मार्केट की स्टडी करें, उसके बाद आप इस चीज़ के अंदर आए। तो पैसा इतना मैटर नहीं करता। हमारे सामने बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। अमेज़ॉन दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट आपका जो है ना वो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। अपनी इन्वेंट्री नहीं है उसकी कोई, सारी दूसरों की इन्वेंट्री के साथ खेल रहा है, अपने तो पैसे ही नहीं लगे हुए। करीम, उबर, दुनिया की सबसे बड़ी राइड हीलिंग एप्स, अपनी एक गाड़ी नहीं है उनकी, सारी इधर उधर की गाड़ियां, आपकी गाड़ी है, मेरी गाड़ी है, ऐसा ही है। ऐसे ही उनका अपना कुछ भी नहीं है, सिर्फ उन्होंने एक प्लेटफॉर्म दिया हुआ है। तो आप भी सिर्फ अगर ये सोचते रहेंगे ना कि यार मैंने इतना पैसा, कम पैसा भी है, आप कोई ऐसी प्रोडक्ट हंट करें जो कि आपके अंदर आपको कम पैसों के अंदर ना ज़्यादा मार्जिन दे। फॉर एग्जाम्पल, मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूँ जो पक्कियाँ बेच रहे हैं, पेट साफ करने की, और दूसरे मतलब आपके इंटेस्ट, कब्ज के लिए, आपकी डाइजेशन के लिए, किसी भी दूसरे बहुत सारे मसलों के लिए पक्कियाँ हैं। अब वो पक्की जो है ना, वो 1,000 2,000 रुपए किलो जो है आपको कोई भी हकीम बना के दे देता है। आपने क्या करना है, उसकी डब्बी लानी है, उसकी पैकिंग लगानी है, वो आपकी पक्की तैयार है। वो 600 रुपए, 800 रुपए, 1,000 रुपए में बिक रही है। तेल, जोड़ों के दर्द का तेल, इसका तेल, उसका तेल, लोग क्या करते हैं जी, सरसों का तेल लिया, उसके अंदर 2-3 और तेल मिला, उसका रंग चेंज किया, उसको किसी अच्छे से खूबसूरत से नाम के साथ लेबल किया। वही तेल जो 400-800 रुपए किलो लेके आया होता है, वही तेल 50 ग्राम 100 ग्राम की शीशी 2,000 की बेच रहा होता है। तो बिजनेस के लिए ना मुझे लगता है कि इन्वेस्टमेंट से या कैपिटल से ज्यादा आइडिया और विजन जरूरी है। आप किस मॉडल को ज़्यादा कहेंगे कि इसमें काम करना चाहिए? ड्रॉप शिपिंग है, होलसेल है, और साथ ये ब्रांड बिल्डिंग है, तो किस मॉडल में काम करना चाहिए? देखें, हर तरह के बिजनेस के ना अपने प्रोज एंड कॉन्स है। ड्रॉप शिपिंग का अलग मसला है, होलसेल वाला अलग मसला है, अपना जो ब्रांड है उसके अलग मसले हैं। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म चलना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि नहीं यार कोई ऐसी चीज़ बने कि आज से 10 साल के बाद, 15 साल के बाद या 20 साल के बाद भी मेरी जो अगली नस्लें आ रही हो, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, वो इस चीज़ से फ़ायदा उठा रही हो, तो आप फिर अपने ब्रांड बिल्डिंग की तरफ जाएं। क्यों? क्योंकि ड्रॉप शिपिंग आज है, कल नहीं है। प्रोडक्ट की सोर्सिंग बंद हो जाए, जिस बंदे के साथ आप काम कर रहे थे वो नहीं है। होलसेल का भी बिजनेस है, आज है कल नहीं है, आप जो भी कर रहे हैं। लेकिन अगर आप एक ब्रांड बना लेते हैं ना, तो वो ब्रांड आपका नस्ल दर नस्ल आपको फायदा दे रहा होता है, आपके लिए मुनाफा कमा के दे रहा होता है। ऐसा नहीं होता कि आज शुरू किया था कल खत्म हो गया। अगर आप उसको चला रहे हैं और अच्छे तरीके से लेके चल रहे हैं, तो हमने देखा है, जैसे गुल अहमद की मिसाल हमारे सामने 1930 से चल रहा है, नस्ल दर नस्ल आज जो है ना उसकी लोग जो है वो उसका फल खा रहे हैं। स्टाइलो की मिसाल हमारे सामने है कि स्टाइलो फादर ने शुरू किया, बच्चों ने उस बिजनेस को संभाला, बड़ा किया, आज थर्ड जनरेशन उस बिजनेस को संभाल रही है। तो आप अपने ब्रांड बिल्डिंग की तरफ जाएं, वो आपको लॉन्ग टर्म में फायदा देगा। नए नए जो बिजनेस आते हैं उनको क्या क्या चैलेंजेस आते हैं? वो 0 to 1 चले जाते हैं, लेकिन 1 to 100 कैसे स्केल करें अपने आप को? बड़ा अच्छा सवाल है वकास। मुझे लगता है कि जो नए बिजनेसेस आते हैं ना, उनको सबसे पहले तो जो चैलेंज आता है ना, वो यही आता है कि यार हमने सब कुछ शुरू कर लिया, वेबसाइट बना ली, मार्केटिंग के लिए पैसे लगा दिए, ऑर्डर्स ही नहीं आ रहे। तो सबसे पहले तो उनको ये सोचना पड़ेगा कि यार जिस मार्केट के अंदर मैं जो प्रोडक्ट लेके आ रहा हूँ, क्या वो उसकी राइट मार्केट भी है। अब फॉर एग्जांपल, अगर हम आज लाहौर में हैं, यहाँ पे सर्दियाँ आ गई हैं, अब कराची के अंदर इस वक्त भी गर्मी है। तो अगर कोई आप अपनी विंटर की प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं और विंटर के ऊपर आप काम करना शुरू कर रहे हैं और कराची के अंदर उसकी मार्केटिंग शुरू करेंगे ना, आप फेल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि बिकेगा ही नहीं, क्योंकि वहाँ सर्दी ही नहीं है। यही चीज़ अगर आप नॉर्थ की बात करें, तो अगर नॉर्मल तरह के कपड़े होंगे, नॉर्मल सर्दियों वाले कपड़े आप नॉर्थ में मार्केट करेंगे, नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ की सर्दी तो इतनी ज़्यादा होती है कि उसके लिए स्पेशल कपड़े चाहिए।
तो आपने जो सबसे बड़ा चैलेंज है ना आपका, वो ये है कि आपने अपनी मार्केट को समझना है, अपनी प्रोडक्ट को समझना है, फिर उसको आहिस्ता आहिस्ता लेके चले। बहुत अच्छी बात कि 0 से 1 हो जाता है, 1 से 100 करना मुश्किल होता है। तो वो 1 से 100 इसीलिए नहीं हो रहा होता कि जो आपने 1 बनाया है ना, वो कस्टमर, वो आपका एडवोकेट बना ही नहीं, आपने उसको वो सर्विस ही नहीं दी, आपने उसको वो प्रोडक्ट ही नहीं दी कि वो आगे जाके 10 लोगों को बताए। एक जो हैप्पी कस्टमर होता है ना, आगे 10 और कस्टमर्स को बताता है कि यार ये बहुत अच्छा ब्रांड है, इनसे लो, ये बहुत अच्छा ब्रांड है, इनसे लो। 10 कस्टमर्स आते हैं आपके पास। लेकिन अगर एक खराब होता है ना कस्टमर, तो वो आगे जाके 30 लोगों को बताता है कि यार इनसे मैंने चीज़ ली थी, बड़ी खराब आई है, तुम भी मत लेना। तो वो, अगर आप स्केलिंग में आपको मसला आ रहा है ना, तो आप ये सोचें कि यार मेरी कस्टमर सर्विस, या मैं जिन कस्टमर को सर्व कर रहा हूँ उनके साथ मैं किस तरीके से बिहेव कर रहा हूँ, क्या मेरी कस्टमर सर्विस अच्छी है, क्या मैंने उसको अच्छी सर्विस प्रोवाइड की, अच्छी प्रोडक्ट दी, जो वादा किया था वो पूरा किया। देखें, जो कस्टमर है ना उसको चाहिए होता है वैल्यू फॉर मनी, सीधी सी बात है। अगर उसने 100 रुपए दिए हैं और आपने जो चीज़ दी है उसको लगता है कि वो 101 रुपए की है, वो खुश है। अगर उसको ये लगता है ये 99 की है, मुझे 100 रुपए की दे दी है, तो वो कहता है यार 1 रुपए का चूना लगा दिया इसने मुझे, प्रॉमिस पूरा नहीं किया। प्रॉमिस नहीं पूरा किया। तो आपने जो प्रॉमिस है ना उसको ना सिर्फ पूरा करना है बल्कि उसको ओवर डिलीवर करना है। 100 रुपए वाली चीज 101 की लगेगी तो खुश होगा, 100 की भी लगेगी ना तो बोलेगा 100 रुपए दिए तो 100 रुपए वाली चीज मिली है ना। तो आपने एक्सपेक्टेशंस इस तरह की बिल्ड करनी है और उन एक्सपेक्टेशंस को फिर मीट करना है। फिर आपका जाके वो जो एक कस्टमर आपने बनाया है ना, वो आगे जाके ऐसा चेन रिएक्शन चलाएगा कि खुद ब खुद आपके पास कस्टमर्स आ रहे होंगे। बहुत से ऐसे ब्रांड्स हैं जो सिर्फ वर्ड ऑफ माउथ पे चल रहे हैं। मेरे अपने दोस्त हैं, अगर मैं बात करूं, परफ्यूम्स का एक ब्रांड है बशायर परफ्यूम्स के नाम से, वर्ड ऑफ माउथ पे चल रहा है, कोई मार्केटिंग नहीं है, जीरो एड स्पेंड। सिर्फ क्या, मैंने खरीदा था, मुझे सूंघ के 2 लोगों ने और पूछा यार कहाँ से मंगवाया, बड़ा अच्छा परफ्यूम है, मैंने उनको बताया, उन्होंने 3 को और बताया, उन्होंने बताया, इस तरीके से वो कस्टमर्स बनते गए। तो आपने प्रोडक्ट अपनी डिलीवर करनी है, और वही वाली बात कि अगर 100 रुपए की चीज़ है ना, तो 99 की वैल्यू अगर उसने परसीव की तो समझ लेना भाई 1 रुपए का चूना लगा है। क्या पाकिस्तान में कैश ऑन डिलीवरी प्रॉफिटेबल है कि नहीं? देखें, पाकिस्तान में कैश ऑन डिलीवरी न सिर्फ प्रॉफिटेबल है बल्कि मुझे लगता है कि ये ख़त्म भी नहीं होगी। उसका रीज़न है, पाकिस्तान के अंदर लोगों के पास जितना कैश है ना घरों में, ये हमें हमें किसी को भी नहीं पता है। लोगों ने अपने पास बेइंतहा कैश छुपा के रखा हुआ होता है घरों के अंदर, और लोग पसंद करते हैं इसको रखना ना। स्टेट बैंक की रिपोर्ट आई थी कि कोई 10% ही अकाउंट ऐसे हैं जिसके अंदर 50,000 या उससे ज़्यादा की रकम है। तो यार पैसे तो सबके ही पास हैं, तो फिर कहाँ जा रहे हैं पैसे? जी कैश में है। अच्छा, वो कैश की ना थोड़ी सी एक ग्रे इकोनॉमी भी है। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे लोग रिश्वत लेते हैं या रिश्वतखोरी करते हैं या कुछ इस तरह का, लेकिन कुछ ना कुछ है। रिश्वत तो हमारे माशरे में प्रिवेल करती है, तो रिश्वत भी बंदा कैश में ही लेता है और वो अमाउंट भी सारा आपके घर में ही और इस तरीके से रखा हुआ होता है। तो क्योंकि हमारे पास, लोगों के पास कैश बहुत ज़्यादा है और वो प्रेफर भी करते हैं कि यार मैं कैश में पेमेंट करूं, तो कैश ऑन डिलीवरी जो है ना वो पाकिस्तान में मुझे नहीं लगता कि ख़त्म होने वाली है, बल्कि आगे चल के हो सकता है कि मज़ीद बढ़ जाए। और एक और जो वो है ना कैश ऑन डिलीवरी के साथ, वो है साइकी। थोड़ा सा ना ह्यूमन साइकी का भी मसला है। लोग ना इन कंट्रोल रहना पसंद करते हैं। मुझे मज़ा आता है कि जब मैं इन कंट्रोल हूँ। जब मैंने पेमेंट कर दी है ना पार्सल की, तो मैं कंट्रोल में नहीं हूँ, वो ब्रांड कंट्रोल में। मैं उसको बोलूँगा यार मेरा पार्सल भेज दो, मेरा पार्सल कहाँ है, मेरा पार्सल कहाँ है। क्यों? क्योंकि मैंने पैसे दिए, मैं कंट्रोल उनके पास है। अगर मैंने कंट्रोल नहीं दिया, कंट्रोल मेरे पास है ना जब तक मैंने पैसे नहीं दिए। आप आओगे पार्सल लेके, मैं पैसे दूंगा, एक ज़रा फील आएगी। और अब एक और चीज़ भी है इसके साथ कि मैं ना करने का जो ऑप्शन है ना वो भी मेरे पास है। तो अगर मैं पेड ऑर्डर कर दूंगा ना और किसी भी वजह से मेरा माइंड चेंज भी हो जाए, तो मुझे वो रिसीव करना ही करना है। लेकिन सीओडी में क्या है, दरवाजे पे राइडर आया, घंटी बजाई, सर पार्सल, आप बड़े मजे में, नहीं लेना, जाओ। तो ये जो नहीं कहने वाला मजा है ना, ये सीओडी में जब तक है, तो जब तक सीओडी चलता रहेगा। लेकिन ई कॉमर्स में पहले जो है, अब तो काफ़ी बेहतरी आ गई, लेकिन पहले जो था कि ऑर्डर कुछ करते थे, आता कुछ था, और लोग कहते थे हमारे तो पैसे ज़ाया हो गए। वकास भाई, अब भी ऐसा हो रहा है। अभी ऐसे हो रहा है। अब भी ऐसा हो रहा है। बहुत सारे जो फ्रॉडस्टर्स हैं, जो स्पैमर्स हैं, वो इस चीज़ों का फ़ायदा उठा रहे हैं। लोग सफ़ायर के नाम से वेबसाइट बना लेते हैं।
आप उन्होंने 2 नंबर वेबसाइट बनाई और ऑर्डर्स लिए लोगों को पुराने कपड़े भेजे। सफ़ायर ने अपने पेज पे इतनी बड़ी पोस्ट लगाई कि भाई हमारी ये वेबसाइट है, इसके अलावा हमारी दूसरी कोई वेबसाइट नहीं है। हमारे साथ ऐसा होता है, स्टाइलों के नाम से 10 तरह के पेज बने होते हैं, वो जो है ना स्टाइलों के नाम पे चीज़ें बेच रहे होते हैं। हम उसके ऊपर एक्शन भी लेते हैं, लेकिन इसमें जो है ना, जो मुझे लगता है वो ये कि ब्रांड से ज़्यादा कस्टमर को सोच देखना चाहिए। कस्टमर जब भी ऑर्डर करे वो ये देखे कि यार जिस ब्रांड से ऑर्डर कर रहा हूँ उसके पेज के साथ ब्लू टिक लगा हुआ है या नहीं। जितने भी वेरीफाइड बड़े बिजनेस हैं सबके साथ ब्लू टिक होता है। अगर कोई छोटा बिजनेस भी है, आप जाके उसके रिव्यूज पढ़ें, देखें यार लोगों ने मंगवाया है, कमेंट्स पढ़ें कि क्या कमेंट दिए हैं। पहली बात तो ये है कि नया जो भी नजर आए ना, हर किसी से अगर कोई चीज मार्केट में 5,000 की है, एड में नजर आ रही है 1,000 रुपए की, कभी भी मत खरीदें, धोखा होगा। क्यों? क्योंकि ज्यादातर लोग जो धोखा खाते हैं ना वो इसी चक्कर में खाते हैं कि मैंने जी देखा था आउटफिटर पे एक जैकेट 5,000 रुपए का, वही एड मुझे नजर आया 1,000 रुपए का, मैं कहूंगा यार ये सस्ता दे रहा है, मंगवा लो। जब वो आता है तो पता चलता है जी मेरे साथ तो हाथ हो गया, स्कैम हो गया। तो सस्ती चीजों पे ना जाएं। जिस चीज की जो वैल्यू है, जो मार्केट प्राइस है ना, मार्केट प्राइस से नीचे तो कोई भी नहीं बेच सकता ना। हाँ ब्रांड है, ब्रांड 1,000-2,000 रुपए अपना ब्रांड का मार्जिन रख के बेचेगा। जो आप वही चीज किसी नॉर्मल शॉप से जाके लेंगे नॉर्मल प्राइस में मिलेगी। लेकिन एक चीज की वैल्यू है 2,000, मिल 1,000 में रही है, पक्का स्कैम है, दूर रहें उससे। तो कस्टमर सपोर्ट कितनी इंपॉर्टेंट है ई कॉमर्स में? जी मैं तो ये कहता हूँ वकास भाई कि जो कस्टमर सपोर्ट है ना, ये ई कॉमर्स का ना दिल और जान है। हम ऑर्डर्स ले आते हैं मार्केटिंग करके, ऑर्डर आ गया। अब ऑर्डर आने के बाद देखें, जो हैप्पी कस्टमर होता है ना, जिसको सही प्रोडक्ट मिल गई, उसने तो कुछ भी नहीं बोलना। आपने ऑर्डर किया, आपको प्रोडक्ट मिली, प्रोडक्ट सही थी, ठीक है, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, मजे हैं आपके। लेकिन वो बंदा जिसको गलत प्रोडक्ट मिली, जिसकी कंप्लेंट है, वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। वो अपॉर्चुनिटी किस तरह है कि अब वो हो गया नाराज। जब नाराज होता है ना बंदा, और आप जब उसको मनाते हैं, तो न सिर्फ ये कि उसको मनाने के बाद आपकी जो मोहब्बत है उसमें इजाफा हो जाता है, बल्कि आपको अक्सर ऐसा होता है कि कोई गिफ्ट भी मिलते हैं बाद में। तो वो कस्टमर भी आपसे नाराज है, आपने उसको मनाना है। मनाना किस तरह है? अच्छी कस्टमर सर्विस देके। जूता, अब फॉर एग्जांपल जूते का केस है, साइज गलत चला गया, घर आके चेंज करेंगे, आप हमें भेज दें, भेजने के पैसे हम पे करते हैं, आप हमें सिर्फ जूता दें जो आपके लिए आसानी हो, आप करीबी दुकान पे जाके चेंज करवा लें। हम सारे ऑप्शंस देते हैं, जहां कस्टमर राजी हो हम उसमें राजी हैं, हम उसको खुश रखते हैं। कस्टमर कहता है जी नहीं मुझे पैसे चाहिए, हम कहते हैं जी पैसे लें, कोई मसला नहीं। हमने कस्टमर सर्विस को यहाँ तक रखा हुआ। तो अगर आप, बहुत से ऐसे ब्रांड्स भी हैं जिनको आप आज मैसेज करें 3 दिन तक जवाब नहीं आएगा आपको। मुझे पता है, मैं नाम नहीं लूंगा, जाहिर है उनकी फिर वो बदनामी होती है इस तरीके से, लेकिन मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस है। हमारा तो चूंकि थोड़ा सा जान पहचान है ई कॉमर्स में, दोस्त यार सब जान पहचान के हैं, तो हम उनको फ़ोन कर देते हैं, यार देखो ये मसला है, ज़रा हल करवाओ। लेकिन अगर मुझे पता है अगर मैं उसी ब्रांड में प्रॉपर चैनल के थ्रू कस्टमर सर्विस में जाऊँ ना, मुझे वो दोबारा जवाब नहीं मिलना। तो आपने अगर कस्टमर को सेटिस्फाइड रखना है, उसको अपने साथ जोड़ के रखना है, तो आपने कस्टमर सर्विस अच्छी देनी है। एक नाराज कस्टमर को अगर आपने खुश कर दिया ना, तो ना सिर्फ ये कि वो अगली लाइफ टाइम आपके लिए आपका एडवोकेट बन जाएगा, खुद भी ऑर्डर करेगा, बल्कि दूसरों को भी बताएगा कि देखें गलतियां इंसानों से ही होती हैं, फरिश्ता तो है नहीं। बिल्कुल। लेकिन गलती होने के बाद आपने उस गलती को किस तरह संभाला और उसको सही किया, ये बहुत मैटर करता है। तो बहुत से ब्रांड्स यहाँ पे जाके मार खा जाते हैं, और इसी वजह से जो रिटर्निंग कस्टमर का एक रेट होता है ई कॉमर्स में, जो हमारे ई कॉमर्स के दोस्त हैं वो समझेंगे इस बात को कि एक होता है नया कस्टमर, एक होता है रिटर्निंग कस्टमर। जब आप एक बिजनेस कर रहे हैं ना, तो नया कस्टमर लाने की एक कॉस्ट है। फॉर एग्जाम्पल आपके लिए वो कॉस्ट है 1,000 रुपए, लेकिन वही अगर रिपीट कस्टमर आ रहा है ना, तो आपने वो 1,000 रुपए बचाए हैं। बिल्कुल। उसने आके अगर आपसे परचेज किया है ना, तो वो जो 1,000 रुपए आप वही ऑर्डर लाने के लिए लगाते, आपने वो बचा लिया। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो है वो सेव हुई है। तो रिटर्निंग कस्टमर इतना इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप एक ब्रांड है और आपका रिटर्निंग कस्टमर रेट 50% से कम है, तो मुझे लगता है कि आपके मार्केटिंग बजट्स बहुत ज़्यादा हाई होंगे। क्यों? क्योंकि आप नया कस्टमर एक्वायर कर रहे हैं, और नया कस्टमर एक्वायर करने की ज़रूरत क्यों पेश आ रही है? पुराना कस्टमर आपसे खुश नहीं है, दोबारा नहीं खरीद रहा। तो कस्टमर सर्विस तो बड़ी इंपॉर्टेंट है, मतलब इसके बगैर आप ई कॉमर्स का बिजनेस नहीं चला सकते। ई कॉमर्स में अब एसईओ का क्या रोल रह गया? मतलब कि अब जो है चैट जीपीटी है,
जेमिनाई है, वो हम उसको क्वेश्चन देते हैं, कोई भी प्रॉम्प्ट देते हैं, वो उसका आंसर कर देती है। तो लोग आप वेबसाइट्स पे क्यों जाके रिसर्च करें? अच्छा, ये बड़ा ना एक आपने अच्छा हुआ ये सवाल किया। बहुत से लोग, क्योंकि मेरा खुद ताल्लुक जो है वो ई कॉमर्स में आने से पहले एसईओ से रहा है, और मैंने अपने करियर की शुरुआत भी आज एसईओ की। अब भी मैं उसको छोड़ा नहीं है, उसके साथ अपडेटेड रहता हूँ। तो बहुत से मेरे एसईओ के जो दोस्त हैं ना, वो परेशान हैं कि यार अब क्या होगा, हम क्या करेंगे, अब इस सब चीज़ों में हमारा क्या हुआ। देखें, पहले आपके पास सिर्फ एक सर्च इंजन होता था, 2 सर्च इंजन होते थे लोग जो इस्तेमाल कर, मोस्टली जो है वो गूगल ही इस्तेमाल हो रहा होता है, एमएसएन होता है, याहू होता है। लेकिन अब आपके पास आप ये देखें कि एक और अपॉर्चुनिटी आ गई है चैट जीपीटी की शक्ल में। अब लोग जाके ना एसईओ में सर्च नहीं करेंगे कि मुझे जी बेस्ट शूज़ इन पाकिस्तान, या अब वो जाते हैं चैट जीपीटी से, बोलते हैं हाय, चैट जीपीटी बोलता है हेलो, बोलता है यार मेरे दोस्त की शादी है और इसी तरीके से मैंने ये कपड़े खरीदे नीले कलर के, मुझे बताओ इसके साथ कौन से जूते अच्छे लगेंगे। वो जी जाके वेबसाइट सर्च करता है, पूरी इंटरनेट खंगालता है, आपको 4 ऑप्शंस ला के दे देता है। आप उन 4 ऑप्शंस में से डिसाइड करते हैं कि कौन सी। अब वो 4 ऑप्शंस कौन से होंगे, यहाँ पे एसईओ वाले का काम आता है कि आपने अपनी वेबसाइट के अंदर इस तरीके से जो है ना कंटेंट को लाना है, कंटेंट लिखना है, बताना है कि यार ये जो फॉर एग्जांपल एक जूता है, वो माइयों पे भी पहना जा सकता है, मेहंदी भी पहना जा सकता है, वो ईद पे भी पहना जा सकता है, उस पर भी पहना जा सकता है। आप वो सारा कुछ उसमें बताएं, किसी तरीके से कंटेंट के अंदर उसको लेके आए, ताकि जब कोई ये बात सर्च करे ना और क्रॉलर जाके आपकी वेबसाइट देखे तो उसको नजर आए कि यार ये वाला जूता है, हाँ ये माइयों पे पहन सकते अब हैं। एआई के लिए करना पड़ेगा आपको अब एसईओ एआई के लिए भी करना पड़ेगा वकास। अब कुछ अरसे के बाद पता है क्या होगा, हम और तुम ना सर्च नहीं करेंगे, हम पता है क्या बोलेंगे, यार चैट जीपीटी मेरे दोस्त की शादी है, मुझे जो है ना एक जूता ऑर्डर कर दो इस साइज में। आपको साइज भी नहीं बताना पड़ेगा, उसको पता होगा खुद से, आपके कलर प्रेफरेंसेस भी पता होंगे, वो खुद ऑर्डर करेगा और खुद ही पेमेंट भी, अगर आपने कहा हुआ है उसको, आपने उसके साथ कार्ड अटैच किए, मैं खुद ही पेमेंट करेगा, खुद ही उस पर फॉलोअप भी करेगा, और आपको वो कस्टम जो है ना जूता, जो भी चीज़ आपने मंगवाई है वो डिलीवर करवा देगा। गूगल ने तो ये चीज़ वैसे भी बहुत पहले स्टार्ट कर दी थी कि आप गूगल को यूज़ करते हुए जो रिजर्वेशंस हैं, फ़ोन की बुकिंग्स कॉल्स हैं, कर सकते वो हैं। कर सकते हैं। लोगों ने लगाई हुई हैं ये चीज़ें, खुद से कर रहे हैं। अब चैट जीपीटी के अंदर ये चीज़ आ जाएगी। अब जाहिर है चैट जीपीटी को आपने कहा कि मेरे लिए ये जूता ऑर्डर कर दो, उसने किस ब्रांड से ऑर्डर करना है ये तो चैट जीपीटी ने डिसाइड करना है ना, क्राइटेरिया उसके पास। क्राइटेरिया क्या है। हाँ। तो जाहिर सी बात है अब यहाँ पे आपका रोल आता है। फिर एक और चीज़ भी आती है इसके अंदर कि हो सकता है कि हम कुछ अरसे के बाद देखना शुरू करें कि एआई मार्केटिंग, चैट जीपीटी कहेगा कि आप मुझे जी पैसे दें, अगर कोई प्रोडक्ट पूछेगा तो मैं आपका प्रोडक्ट रिकमेंड करूंगा, प्रोडक्ट रिकमेंडेशन। क्योंकि जाहिर सी बात है लोग वहाँ जा रहे हैं, हमने भी अपनी वेबसाइट पे देखा है कि यार बहुत से लोग चैट जीपीटी से हमारी वेबसाइट पे आ रहे हैं और वहाँ से परचेज करके जा रहे हैं। तो ये चीज़ होना शुरू हो गई है। और मतलब अगर आपने अपने आप को अपडेट नहीं किया, इसके साथ अडेप्ट नहीं किया, तो फिर आपके लिए मसला है। लेकिन वो कह रहे हैं ना कि बहुत आम जबान में आजकल के एआई जॉब्स खा जाएगा, एआई जॉब खा जाएगा। जी, एआई जॉब खत्म कर देगा, सबकी नहीं, सिर्फ उन लोगों की जो एआई यूज करना नहीं सीखेंगे। अगर आपने एआई यूज करना सीख लिया, आपकी जॉब को कहीं नहीं, कुछ नहीं होने जा रहा, आप सेफ हैं। नई फील्ड्स आने वाली हैं। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, ये एक नई फील्ड होगी। आप देखिएगा कि कुछ अरसे के बाद ना, आज से 5 साल 10 साल के बाद यूनिवर्सिटीज इसके ऊपर पूरे पूरे कोर्सेज पढ़ा रही होंगी कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या है। आज जवाब से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये हो गया है कि आपने सवाल कैसे किया है। जी। चैट जीपीटी से आप पूछेंगे, आपको जवाब दे देगा, आप कहेंगे यार ये तो गलत जवाब दिया है। उसने गलत जवाब नहीं दिया, आपने पूछा ही ये था, आपने पूछा ही गलत है, गलत पूछा है। तो जवाब से ज्यादा ना इस वक्त इंपॉर्टेंट ये है सवाल कैसे करना है। तो अब सवाल करना सिखाने के लिए वो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग और वो सारी चीजें शुरू होंगी। तो डरने की बात नहीं है, सिर्फ क्या है कि आप अपने आप को अपडेट करें, अपग्रेड करें, नई स्किल्स जो भी आ रही हैं वो सीखें। लंबी रेस है, आपने आराम से सुकून करना है। एसईओ कहीं नहीं जा रही है। एसईओ चैट जीपीटी के साथ, गूगल के साथ, पहले भी लोगों ने कहा गूगल से एसईओ खत्म हो जाएगी, नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, आगे भी नहीं होगा इंशाल्लाह। तो आपको क्या लगता है ये ट्रेडिशनल सर्चेस जो होती हैं, जैसे हर बंदा कहता है गूगल कर लो, गूगल कर लो, वो तो अब खत्म हो गई मेरे ख्याल से। अब यही होता है कि चैट जीपीटी से पूछ लो। हाँ। हमने तो ऑफिस में बड़ा एक ऑकवर्ड लगता था कि चैट जीपीटी कर लो, चैट जीपीटी से पूछ लो, हमने उसका नाम चेंज कर दिया।
हम अब उसको कहते हैं बड़ा भाई। जी। अब मैंने अगर आपको कहना कि चैट जीपीटी से पूछ लो, मैं कहता यार बड़े भाई से पूछ लो, तो लोग हमारे मेरी टीम के बंदों को पता है कि अगर मैंने कहा ना बड़े भाई से पूछ लो तो वो, लेकिन दूसरे को नहीं पता चल रहा है कि यार ये चैट जीपीटी से पूछ रहा है, तो वो बड़ा भाई बन गया है। अगर आपने उसको बड़ा भाई समझा और उसकी तरह ट्रीट किया तो आपको पता है बड़ा भाई ख्याल भी रखता है, लाड भी उठाता है, आपके नखरे भी उठाता है और आपको रिवॉर्ड भी करता है। लेकिन अगर आपने उसको ये समझा कि यार ये मेरा बड़ा भाई नहीं, ये मेरा कंपटीशन है, तो फिर वो कंपटीशन है कि जिसके पास दुनिया की हर नॉलेज है, दुनिया की हर स्किल है, दुनिया की हर बात उसको पता है, वो फिर आपको ऐसा उठा के बाहर फेंकेगा ना कि आप कहीं नजर नहीं। जो गूगल एडवर्टाइजिंग से पैसे लेता है और बीच में अपना परसेंटेज रखता है, उसके बाद वो उस चीज से प्रॉफिट कर रहा था, लेकिन अब वो लोग गूगल पे जा ही नहीं रहे, लोग तो चैट जीपीटी कर रहे हैं, तो वो सर्चेज और जो विजिट्स हैं वो कम हो गए। वकास, अभी मुझे लगता है कि इस फेज को आने में ना थोड़ा सा टाइम है, क्योंकि चैट जीपीटी पे जाना शुरू हो गए, नो डाउट जाना शुरू हो गए, लेकिन जो एक मजे की बात है ना इस वक्त वो ये है कि गूगल आपके और मेरे साथ 24 घंटे है एंड्रॉयड की शक्ल में। हर वक्त आपके पास एंड्रॉयड के होम पेज के ऊपर ना एक सर्च बार है जी। वो कौन है? गूगल है। आप वही यूज करते हैं ना, अक्सर वही यूज करते हैं। जब तक के चैट जीपीटी एंड्रॉयड जैसा कोई आईओएस कह रहा हूँ ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं लेके आ जाता, या कोई इस तरह की चीज नहीं आ जाती कि जहां पे वो रच बस जाए, तब तक मुझे लगता है कि, क्योंकि देखो ना चैट जीपीटी डिपेंडेंट है ना इस वक्त कि आप उसकी ऐप इंस्टॉल करोगे अपने फोन के अंदर और फिर आप उसको यूज करोगे। गूगल तो आपके साथ 24 घंटे, आप कहाँ जा रहे हो, ऐप की एक्टिविटीज वगैरह सारा कुछ उसको पता है। आप कहाँ जा रहे हो उसको पता है, आपने आज सुबह किस टाइम उठे थे वो पता है, आज आपने कौन कौन सी वेबसाइट्स देखी हैं, कहाँ से शॉपिंग की है, सब पता है। तो गूगल ने बड़ा एक स्मार्ट मूव किया था कि एंड्रॉयड के अंदर एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया जो कि आज हर एंड्रॉयड डिवाइस के अंदर, सैमसंग के अंदर, वीवो, ओप्पो, जितने भी फोन्स हैं एंड्रॉयड, उनमें वो सारी वो आ रही है और वो सारा लिंक्ड है गूगल के साथ। तो गूगल को अभी मुझे लगता है कि उसने थोड़ा सा लॉन्ग टर्म सोच के ये काम किया था, क्योंकि यहूदी जो होते हैं ना वो यही करते हैं, उनकी जो प्लानिंग होती है ना वो बहुत आगे की होती है। तो चैट जीपीटी डेंट डालेगा, लाजमी डालेगा, लेकिन अभी उस टाइम को आने में मुझे लगता है कि कोई 5 साल है, तो 5 साल में हो सकता है गूगल कोई अपने आप को अपग्रेड कर ले कोई इस तरह से कि वो ना आ सके। शॉपिफाई की बात कर लेते हैं कि शॉपिफाई का आपने देखा होगा कि टिकटॉक पे बहुत ट्रेंड चला। शॉपिफाई जो है वो कंप्लीट ई कॉमर्स में तो नहीं आता, वो तो एक प्लेटफॉर्म है जिससे हम सेल कर सकते हैं। देखें, शॉपिफाई सीख के ना रातों रात अमीर नहीं हो सकते, ये बात तो 100% गारंटीड है, लेकिन हाँ शॉपिफाई सीख के आप पैसा ज़रूर कमा सकते हैं। वो किस तरह कमा सकते हैं? वेबसाइट्स बना सकते हैं, आप लोगों की हेल्प कर सकते हैं कि यार किस तरीके से। देखें, शॉपिफाई जो है मुख्तलिफ किस्म के ना प्लेटफॉर्म्स होते हैं जिसको हम CMS कहते हैं। CMS इज कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, के जो आपको वेबसाइट बनाने में और वेबसाइट चलाने में मदद देता है। शॉपिफाई है, वर्डप्रेस है, वर्डप्रेस के अंदर वो कॉमर्स है जो कि ई कॉमर्स को सपोर्ट करता है। इसी तरह हमारे पास मेजेंटो है, इसी तरह हमारे पास सेल्स फोर्स है। तो ये बहुत सारे CMS हैं जो आप यूज कर सकते हैं। शॉपिफाई इज वन ऑफ देम। अच्छा, शॉपिफाई इतना फेमस हो गया है क्यों? क्योंकि यूज करने में आसान है। मेजेंटो यूज करना बहुत मुश्किल काम है, मेजेंटो आप नहीं यूज कर सकते, उसके लिए आपको डेवलपर की जरूरत होती है, जबकि शॉपिफाई इतना आसान है। मेरे साथ ना एक MTO काम कर रही है, हमने अपने एक प्रोजेक्ट के लिए MTO हायर किया। मैंने उसको ना अभी 2 महीने में इस बात पे एग्री कर लिया कि यार तुमने अपना बिजनेस शुरू करना है, अपनी वेबसाइट बनानी है। तो वो कहती थी नहीं वेबसाइट बनाना तो बहुत मुश्किल होता है, ये तो इसमें पैसे लगते हैं, ये वो। आज हमने विद इन 15 मिनट्स उसके लिए डोमेन परचेज किया, उसकी वेबसाइट बनाई और उसको 1 घंटे के अंदर अंदर हमने लाइव कर दिया। वो खुद हैरान है कि सर ये तो इतना आसान था, लोग मुझे कहते थे लाख रुपए दो, 1.5 लाख रुपए दो। अब जिसको शॉपिफाई आता है ना और दूसरे को नहीं आता, तो वो उसको कहता है जी लाख रुपए मुझे दो, 1.5 लाख रुपए मुझे दो। तो आप शॉपिफाई सीखें, वेबसाइट कैसे बनती हैं, उसके ऊपर रिपोर्टिंग किस तरह हो रही है, सारी चीज़ें किस तरह चल रही हैं, उससे आप पैसा ज़रूर कमा सकते हैं। लेकिन शॉपिफाई सीख के आप सक्सेसफुल कोई बिजनेस रन कर लें, ये गारंटी नहीं है। क्यों? क्योंकि बिजनेस रन करना और शॉपिफाई के ऊपर वेबसाइट बनाना 2 अलग चीज़ें हैं। आपको हो सकता है शॉपिफाई पे वेबसाइट्स बहुत अच्छी बनानी आती हैं, डेवलपर्स हैं हमारे पास बनाते हैं, लेकिन उनका बिजनेस एक्यूमेंट नहीं होता, उनको पता ही नहीं होता कि बिजनेस कैसे करना है।
तो अगर कोई आपको ये कह के कोर्स बेचने की कोशिश कर रहा है या कुछ चूरन बेच रहा है कि जी मुझसे शॉपिफाई सीख लें और रातों रात अमीर हो जाए, तो झूठ बोल रहा है सर। वो आपसे भाग जाएं, उसके पास से, उसके करीब भी मत जाएं। एंड पे आप यूथ को क्या मैसेज देंगे? देखिए, हमारी जो इस वक्त पॉपुलेशन है ना 70% वो यूथ है। और यूथ भी वो जो अपनी उस एज के अंदर है जिसको हम प्राइम एज कहते हैं। मतलब बिल्कुल जब आपके पास एनर्जी भी बहुत होती है, जब आपके पास टाइम भी बहुत होता है और आप कैन डू करने वाले स्टेज में होते हैं। मतलब आप जो आप काम दिया जाए आप कर लेंगे। तो मेरा उनको यही मैसेज है कि जो आपकी जितनी भी एनर्जीज है ना उसको पॉजिटिव वे में लगाएं। देखें, हर चीज जो भी दुनिया में बनाई गई है ना अभी तक, उसका पॉजिटिव यूज भी है, उसका नेगेटिव यूज भी है। मोबाइल, इंटरनेट से स्टार्ट करते हैं। इंटरनेट आया था ना, चूंकि मैंने कुरान भी हिफ्स किया है, मैं मदरसे से पढ़ा हूँ, तो मदरसे के अंदर इंटरनेट को पता नहीं क्या बना के पेश किया जाता था कि नहीं यार, जो इंटरनेट यूज कर रहा है ना वो कोई खराब बंदा है। लेकिन इंटरनेट का सही इस्तेमाल भी था, इंटरनेट का गलत इस्तेमाल भी था, उस वक्त भी था, आज भी है। मोबाइल आया जी, मोबाइल तो यूथ को तबाह कर देगा जी, ये तो यूथ को तबाह कर देगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। हुआ भी सही, कुछ लोग तबाह भी हुए, लेकिन इसी मोबाइल ने बहुत सारे लोगों को सक्सेसफुल भी बनाया। इसी मोबाइल की वजह से बहुत सारे ई कॉमर्स बिजनेस भी रन हुए। ऐसा ही है। तो हर चीज़ का ना पॉजिटिव यूज़ भी है, नेगेटिव यूज़ भी है। आपने ये देखना है कि मैंने इस चीज़ को इस्तेमाल करके पॉजिटिवली किस तरह करना है। और एक बात याद रखें, दुनिया में ना सेकंड आने वाले को कोई नहीं याद रखता। चांद पे पहला कदम किसने रखा था सबको पता है, दूसरा किसने रखा था आज तक किसी को नहीं पता चला। तो आपने जो भी फील्ड चूज करनी है ना, आपने सिर्फ उसके अंदर अपने आप को, अपने दिमाग को इस बात पे कायल करना है कि मैंने उस फील्ड का कीड़ा बनना है, मैंने उस फील्ड में नंबर 1 बनना है। क्यों? अगर आप किसी भी फील्ड में, भले आप कोई छोटी से छोटी फील्ड हो ना, आप अगर आर्टिस्ट हैं, पेंटिंग्स बनाते हैं, तो पेंटिंग्स में ना आप सादकैन बने, आप पिकासो बने। अगर आप वेबसाइट्स बनाते हैं, आप डेवलपर हैं, तो आप जो है ना कुछ ऐसी वेबसाइट बनाएं कि आपका नाम भी मार्क ज़ुकरबर्ग की तरह दुनिया पहचाने, आपका नाम जो है ना वो जेफ बेजोस की तरह लोग जाने। तो अपने आप को ना कभी भी आपने सेकंड नंबर पे नहीं सोचना कि मैंने सेकंड आना है। आपने हमेशा कोशिश करनी है, भले किसी भी फील्ड में जाएं, ई कॉमर्स में आ रहे हैं, किसी भी फील्ड में जा रहे हैं जहाँ आप, लेकिन जहाँ हैं वहाँ आप अगर बेस्ट हैं तो आप कामयाब हैं। और कामयाबी ये नहीं होती कि आपके पास बहुत सारा पैसा हो। आज बहुत सारे लोग हैं जिनके पास बहुत सा पैसा है लेकिन वो खुश नहीं है। तो कामयाबी ये होती है कि आपके पास जो चीज़ है आप उससे खुश हैं। अपनी जो भी आपकी सराउंडिंग है, भले वो आप मटीरियलिस्टिक कोई भी चीज़ हो या कोई भी हो, आपके पास जितना है आप उससे खुश हो तो आप कामयाब हैं। थैंक यू सो मच कि आपने हमें टाइम दिया। तो ये था आज का एपिसोड। मैं मिलूंगा नेक्स्ट एपिसोड में। वकास सदर साइनिंग आउट।